इंटर एग्जाम 2023 का मॉडल सेट है ये पॉलिटिकल साइंस का। और आप एग्जाम देने के पहले सारे निर्देश पढ़ लेंगे। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 दिया रहेगा, उसमें से 50 ही बनाना है, और लघु उत्तरीय 30 दिया रहेगा, उसमें 15 ही बनाना है, और दीर्घ उत्तरीय 8 है, उसमें आपको 4 ही बनाना है। यहां पर हम आपको सारे के सारे जितने दिए गए हैं 130 और 8 सारे प्रश्न का हल बता रहे हैं, और इसे आप देखेंगे और अपने स्तर से इसे समझेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन है एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। आप समझ लें कि इसका जवाब होगा 1967 में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। उसका जवाब होगा एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था, डी नंबर, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था इसका सही जवाब होगा। वही यहां पर जो और ऑप्शन दिए हुए हैं आपको हम उसके बारे में बता रहे हैं। एक दलीय व्यवस्था क्या होती है कि जिस देश में एक ही पार्टी रहे तो वहां हम कहेंगे कि वह एक दलीय व्यवस्था वाला देश है। एक ही पार्टी से सरकार बनती है, दूसरे दल को आने की इजाजत ही नहीं होती है, दूसरे दल को संगठन बनाने की इजाजत नहीं होती है, दूसरे किसी पार्टी को चुनाव में भाग लेने का ही अधिकार नहीं होता है। संवैधानिक दृष्टि से यह आजादी उन्हें नहीं होती है। और ऐसी बातें आप इसका उदाहरण साम्यवादी पार्टी वाले शासन व्यवस्था वाले देश में देख सकते हैं कि जहां साम्यवादी पार्टी का शासन होता है वहां दूसरा दल नहीं होता है। रूस हो या चीन हो या कोई और साम्यवादी शासन जहां है वहां दूसरा दल होगा ही नहीं। और दो दलीय व्यवस्था क्या होती है, तो जिस देश में दो ही राजनीतिक दल प्रमुख रूप से रहे चुनाव में, कभी ये सरकार सत्ता में कभी दूसरा, कभी जैसे कि आप देखते हैं ब्रिटेन में या अमेरिका में कभी डेमोक्रेटिक आता है तो कभी रिपब्लिक। तो इस तरह दोनों में से ही कोई पार्टी सरकार बनाती है। और एक उदाहरण यह दो दलीय व्यवस्था हुई जहां दो ही दल प्रमुख हो जिस देश में, और एक है बहुदलीय व्यवस्था। इसमें क्या होती है, जिस देश में दो से अधिक राजनीतिक दल रहे, चुनाव में भाग ले, सरकार में शामिल होने की आजादी हो, तो यह हुआ बहुदलीय व्यवस्था। आप इसका उदाहरण फ्रांस को देख सकते हैं या अपने भारत में देख सकते हैं। यहाँ एक दल नहीं है, दो दल भी नहीं है, बल्कि बहुत सारे आपको राजनीतिक दल यहाँ आपको मिल जाते हैं जो अपने अपने सुविधा अनुसार एक दूसरे पार्टी से गठबंधन भी करते हैं। और एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था आप जानते हैं कि जहां एक ही पार्टी का बोलबाला हो, जैसे कि भारत में 1967 तक कांग्रेस पार्टी का ही बोलबाला था, हमेशा वही सरकार बनाती थी, दूसरे पार्टी भी थे लेकिन सरकार उन्हीं का बनता था। इसीलिए हम कहते हैं एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। 1952 में चुनाव हुए, 57 में हुए, 62 में हुए, 67 में हुए, तो हर हमेशा अपार बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी में ही सरकार में आती रही। भारतीय प्रश्न क्या दो है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया। तो इसका जवाब होगा आपका ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा किस प्रकार के समाजवाद को अपनाया गया, तो इसका जवाब होगा ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। यहां पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो सही जवाब तो आपका हो गया ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। लेकिन यहां पर चारों ऑप्शन के बारे में भी आप जान लें कि मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है। वैज्ञानिक समाजवाद क्या होता है, तो इसके पहले हम देखें समाजवाद क्या होता है। समाजवाद जो कि राज्य की शक्ति पर आधारित होता है, सभी लोगों को साथ लेकर चलने की बात करता है और हर एक से अपनी क्षमता के अनुसार काम करने की अपेक्षा करता है, हर एक को अपने कार्य के अनुसार उसका मेहनताना देने की बात करता है। और एक प्रकार की समाजवाद एक राजनीतिक आर्थिक प्रणाली हुई जिसमें कि सामाजिक जो उत्पादन होता है, उसका जो स्वामित्व होता है, उसका जो मालिक होता है वह सार्वजनिक स्वामित्व वाला होता है। सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादन किया जाता है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप वितरण किया जाता है और उसी सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप
विनिमय किया जाता है। और यह सब कुछ सामाजिक उत्पादन हो, सामाजिक विनियमन हो, सामाजिक वितरण हो, यह सब कुछ किसके निर्देशन पर चलेगा? तो राज्य के निर्देशन पर चलेगा। और समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम लोग राज्य निर्देशित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। राज्य को यह मानता है। और मार्क्स ने जिस समाजवाद की बात कही है उसे साम्यवाद भी कहा जाता है। आप जानते हैं कि वैज्ञानिक की किसी भी चीज को वैज्ञानिक का दर्जा इसीलिए दिया जाता है, इसीलिए विज्ञान माना जाता है कि वो क्रमबद्धता पर आधारित होती है। और यही क्रमबद्धता की बातें मार्क्स ने कही है कि आदिम समाज था, सामंती समाज बना, पूंजीवादी समाज बना, उसके बाद साम्यवादी समाज बनेगा। और जहां कि पूंजीपति जब मजदूरों का शोषण करेंगे तो उसके खिलाफ विद्रोह कर देंगे तो फिर मजदूरों के हाथ में सत्ता आ जाएगी, फिर साम्यवाद बनेगा। और यह एक क्रम से चलते रहता है। मार्क्स ने अतिरिक्त सिद्धांत का बात कही, अतिरिक्त मूल्य की बात कही है, अलगाववाद की बात कही है, अकेलापन की बात कही है। और मार्क्स की बातें आप दर्शन के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हर जगह आप देखते हैं। वहीं ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद देखें तो ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद क्या हुआ? इसे ही भारत ने अपनाया। तो लोकतांत्रिक परिवेश में आप जानते हैं कि ब्रिटेन में लोकतंत्र है, जनतंत्र भी है, लेकिन वहां लोकतंत्र को बढ़ावा मिला, उदारवाद आया। उदारवाद और समाजवाद दोनों एक अलग अलग चीज है। लेकिन ब्रिटेन ने उदारवाद अपनाते हुए समाजवाद को भी गले लगाया, कल्याणकारी भावना को भी आत्मसात किया लोग, और यही चीज भारत ने अपनाया। और नेहरू ने आर्थिक आधार पर समाजवाद को अपनाया और वैचारिक स्तर पर भी वो एक समाजवादी नेता ही कहलाते हैं। और कांग्रेस ने, अगर इसका हम देखें 1955 में 53 में एक आबादी अधिवेशन हुआ था, वही कहा गया था, नेहरू ने कहा था कि भारत का समाज यहाँ का जो समाज होगा वह समाजवादी होगा या अपने तरह का समाजवाद होगा। हालांकि उसके बाद हम अगर देखते हैं तो इंदिरा गांधी ने भी बाद में समाजवाद शब्द को जो है जोड़ा और कहा कि वो समाजवाद नहीं होगा जैसे कि अन्य देशों में है, बल्कि यह हमारा अपना समाजवाद होगा। हम सार्वजनिकरण करेंगे लेकिन हमको जो अच्छा लगेगा हम वही करेंगे, अपनी देश अपनी परिस्थिति के अनुरूप समाजवाद को अपनाएंगे। और अगर हम गांधी के सर्वोदय की बात देखते हैं तो रस्किन का अनटू द लास्ट है, वहां उन्होंने कहा है कि समाज के सभी लोगों का बुनियादी जरूरत पूरा हो। और गांधी जी कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति का भी उत्थान हो। और गांधी जी का सर्वोदय एक समाजवाद नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये समुदायवाद की बात करते हैं, राज्य को तो ये मानते ही नहीं है, दार्शनिक राजावक्तावादी कहते हैं, कहा जाता है गांधी जी को। संसाधन के स्वामित्व की जैसी कोई बात ही नहीं होती है, इसलिए गांधी जी को सर्वोदय भारत में आत्मसात नहीं किया गया। वहीं लेनिन का साम्यवाद, लेनिन मार्क्स की नीति को अपनाया, लेकिन इन्होंने जो अपनी नीति कही वह अपने रूप में कही। लेनिन ने, मार्क्स ने सिद्धांत दिया था, बात कही थी, लेकिन लेनिन ने उसे जमीन पर उतारा, उसे धरातल पर उतारा, उसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया और वे परिवर्तन भी लाते हैं। मार्क्स कहते हैं कि विचारधारा मिथ्या चेतना है, लेकिन लेनिन पूंजीवादी विचारधारा के खिलाफ सशक्त विचारधारा होने की बात करते हैं। मार्क्स का विश्वास जैसे है कि मजदूर के द्वारा ही परिवर्तन होगा और यह वहां होगा जहां की पूंजीवाद चरम पर होगा, मार्क्स कहते हैं। लेकिन लेनिन कहता है कि नहीं, जहां पूंजीवाद नहीं होगा, जहां मजदूर और कृषक होगा, वहां भी साम्यवादी क्रांति होगी। और रूस में, सोवियत संघ में लेनिन ने ऐसा किया और भारत ने इसे इस तरह की मॉडल को नहीं अपनाया। खैर, प्रश्न संख्या 3 अगर देखें तो भारत के किसी राज्य में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला? तो इसका जवाब होगा, कम्युनिस्ट पार्टी सत्ता में जो आई थी मार्च 1957 में आया था। और कहां आया था? तो केरल में आया था।
चौथा प्रश्न देखें कि भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो आप जानते हैं कि प्रथम 1967 तक तो एक छत्र रह गए, वहां पर कांग्रेस का एक आधिपत्य रहा। उसके बाद प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई जाने जाते हैं, मोरारजी देसाई। हालांकि यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे गैर कांग्रेसी ही हैं, कांग्रेस के नहीं है, लेकिन यहाँ पर मोरारजी देसाई आते हैं जो कि सबसे पहले 1977 में आए थे। और इसके पहले आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद उनके निधन के बाद लाल बहादुर शास्त्री बने, उसके बाद इंदिरा गांधी बनी, और फिर गैर कांग्रेसी के रूप में मोरारजी देसाई आते हैं 1977 में। और अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन संख्या 5, प्रश्न संख्या 5, तो किसे वामपंथी पार्टी की कोटि में रखा जा सकता है। तो स्पष्ट है, वामपंथी मीन्स कम्युनिस्ट पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी को ही वामपंथी कहा जाता है, उसी को इस श्रेणी में हम रख सकते हैं। और छठा प्रश्न है, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सातवां प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार के मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। तो इसका जवाब होगा कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं, 7, 5, 6, 8। तो 6 इसका जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, 6 मौलिक अधिकार हैं। अभी कौन कौन मौलिक अधिकार है। तो समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार हमारे संविधान में भाग 3 में इसको स्थान दिया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। और यह भी जान लें कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे लोगों को, लेकिन अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार उसे हटा दिया गया, और आज 6 मौलिक अधिकार ही लोगों के पास है। संपत्ति रखने का अधिकार है, लेकिन यह एक कानूनी अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार। और जो 6 मौलिक अधिकार है, समता का अधिकार अनुच्छेद 15 से 18 तक, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, और संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29-30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32, 31 को हटा दिया गया। भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से किस दिन अपनाया गया था। तो आप जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तो तैयार हो गया था, लेकिन इसे पूरी तरह सजाकर संवार कर अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। यहाँ पर ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 1947, उस दिन देश आजाद किया गया, देश को आजादी मिली थी। 16 अगस्त 1948 ये नहीं होगा, 26 जनवरी 1947 ये भी ऑप्शन सही नहीं है, और इसका ऑप्शन सही है 26 जनवरी 1950। इसके पीछे भी एक कहानी है कि 26 जनवरी को ही संविधान क्यों लागू किया गया था। तो आप जानते हैं कि लाहौर अधिवेशन 1929 में ही प्रण लिया गया था, उसी दिन प्रथम स्वतंत्रता दिवस मना लिया गया था, और वही संकल्प लिया गया था कि हम लोग स्वतंत्र हैं। और उस दिन की 26 जनवरी के दिन की याद के लिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करने की बात कही गई थी। संविधान के किस, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, संविधान के किस भाग को जर्मनी से लिया गया। तो यहां पर ऑप्शन के अनुसार सही हो जाएगा राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार या आपातकालीन अधिकार, या जर्मनी से लिया गया है। संकटकालीन अधिकार अनुच्छेद 352। आप जानते हैं पूरे देश में आपातकाल की व्यवस्था लगा दी जाती है, चाहे बाह्य आक्रमण की बात हो या आंतरिक रूप से कोई विद्रोह जैसी कोई बात हो, तो यह आपातकाल का अधिकार जर्मनी से लिया गया है। वहीं ऑप्शन के अनुसार अगर देखें तो मूल अधिकार है, यह अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, यह लिया गया है अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो अनुच्छेद 51 कौन में इसका जिक्र है, यह लिया गया है सोवियत संघ से। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 में जिसका जिक्र है, यह लिया गया है आयरलैंड से। और ऑप्शन डी राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार अनुच्छेद 352, 56, 360 यह लिया गया है जर्मनी से। जर्मनी के वीमर संविधान से संकटकालीन अधिकार लिए गए। संविधान प्रश्न संख्या 10 है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का वर्णन है। तो आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार भाग 3 में इसका जिक्र है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में जिक्र है। प्रथम भाग में अगर देखें तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में जिक्र है, और यहाँ ऑप्शन के अनुसार चतुर्थ भाग में नीति निर्देशक तत्व। आप जानते हैं कि दूसरे भाग में प्रथम में संघ और उसके नाम क्षेत्र के बारे में है, दूसरे में राज्य, दूसरे में नागरिकता के बारे में अनुच्छेद 5 से 11 तक, और तीसरे भाग मौलिक अधिकार के रूप में है अनुच्छेद 12 से 35 तक।
चतुर्थ भाग नीति में नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 36 से 51 तक का इसका जिक्र है। इसके बाद प्रश्न है, भारत में एकल नागरिकता का विचार किस देश से लिया गया है? तो एकल नागरिकता का विचार ब्रिटेन से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है एकल नागरिकता, कि हम एक ही हैं, चाहे आप किसी भी राज्य के नागरिक रहे, आप भारतीय नागरिक ही कहलाएंगे। और अमेरिका में जैसे देश में क्या है, वह दोहरी नागरिकता लोगों को प्राप्त होती है, किसी राज्य का अलग नागरिकता और देश का अलग नागरिकता, लेकिन भारत में एकल नागरिकता ही है। और यह प्रावधान या विचार ब्रिटेन से लिया गया है। भारत में अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर, भारत में कितने राज्य में द्विसंरचनात्मक व्यवस्था है? तो इसका जवाब होगा 6। द्विसंरचनात्मक व्यवस्था का क्या हुआ? तो जैसे कि विधानसभा देखते हैं, तो कुछ राज्य में 6 राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद भी है। विधानसभा और विधान परिषद वही उसी कहते हैं दो सदन। तो ये कहाँ है? ये आपको बिहार में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है। तो ये सब जगह है और 6 जगह भी है। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राजनीतिक पार्टी का उदय इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से हुआ? जन अधिकार पार्टी, आप, हम, इनमें से कोई नहीं, सभी। तो इसका जवाब होगा आप, आम आदमी पार्टी। आप जानते हैं आम आदमी पार्टी, जिसके कि मुख्यमंत्री अभी दिल्ली में है अरविंद केजरीवाल, और उसका चुनाव चिन्ह क्या है? झाड़ू छाप। अरविंद केजरीवाल उसी इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन की उपज है। आप जानते होंगे कि अन्ना हजारे के नेतृत्व में किस तरह आंदोलन किया गया था। हालांकि आज तो पंजाब में भी उसकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, लेकिन उस समय भ्रष्टाचार के विरुद्ध आंदोलन किया गया था और उसी में विधानसभा में जबरदस्त 70 में 67 सीटें आम आदमी पार्टी ने लाई थी। भारत में पहली, अगला प्रश्न है, भारत में पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका जवाब है सरोजिनी नायडू। कहाँ की थी? तो उत्तर प्रदेश की थी। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है? तो इसका जवाब होगा भारत। 22 भाग 395 अनुच्छेद 12 अनुसूची के साथ यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान बना हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आप जानते हैं इसका जवाब होगा विजय लक्ष्मी पंडित। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? यहां पर इसका जवाब होगा प्रस्तावना। ऑप्शन के अनुसार प्रस्तावना है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यहां पर इसका जवाब होगा भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? प्रस्तावना। लेकिन वही अगर ऑप्शन अगर अलग रहता, कि अनुच्छेद के रूप में होता, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगर इसका ऑप्शन अनुच्छेद के रूप में रहता कि कौन सा अनुच्छेद को कहा जाता है, तो इसका जवाब होता अनुच्छेद 32। यहां पर इसका जवाब होगा प्रस्तावना। और किस प्रधानमंत्री ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था? तो यह वीपी सिंह के कार्यकाल में ऐसा हुआ था। 103वां संवैधानिक संशोधन प्रदान करता है। अगला प्रश्न 19वां नंबर है, 103वां संविधान संशोधन प्रदान करता है आर्थिक, इसका सही जवाब होगा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को आरक्षण। आप जानते हैं कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, सवर्णों में इसको आरक्षण दिया गया था। अब तक देश में सामाजिक आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर, जातियों के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा था, लेकिन 103वां संविधान संशोधन करके जो सवर्ण है, जो आर्थिक रूप से कमजोर है, वो सवर्ण, उन्हें भी आरक्षण दिया गया। EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, उन्हें भी आगे बढ़ाने का काम इसके माध्यम से किया गया। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 20 नंबर, विकास के साथ न्याय किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य रहा था? तो इसका जवाब होगा 1974 से 78 में पांचवा पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक चला था, उसी का यह लक्ष्य रखा था, विकास के साथ न्याय। हालांकि अगर हम यहाँ कार्यकाल की बात करें, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो तीसरा का कार्यकाल था 1961 से 66, चौथा का 1969 से 74, पांचवा का 74 से 78 और छठा का 80 से 85। यहाँ पर जवाब होगा पांचवा पंचवर्षीय योजना 74 से 78। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और इनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोग एकता दिवस भी मनाते हैं 31 अक्टूबर को, और हम लोग सभी जानते हैं कि ये लौह पुरुष के नाम से भी जाने जाते रहे।
कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा 74वां संशोधन। 74वां संशोधन के माध्यम से नगरीय स्थानीय स्वशासन से संबंधित बातें कही गई। हालांकि यहाँ पर 73वां संशोधन को देखें तो यह पंचायती राज से संबंधित है। 23 नंबर देखें कि भारत में पहला नगर निगम कब स्थापित किया गया था? तो यह अंग्रेज के ही शासनकाल में चेन्नई नगर निगम 1688 में। राज्यसभा का अगला प्रश्न, भारत 24 नंबर, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति होते हैं वही राज्यसभा के सभापति भी बन जाते हैं, पदेन सभापति कहलाते हैं। पदेन सभापति, जो उपराष्ट्रपति हो गए वही राष्ट्रपति कहलाएंगे। अगला प्रश्न है 25 नंबर, निम्नलिखित में से किसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? मुख्य कोई नहीं। संसद को संबोधित करने का अधिकार अटॉर्नी जनरल को है, मुख्य न्यायाधीश को नहीं है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी नहीं है, बल्कि अटॉर्नी जनरल को है। अगला क्वेश्चन देखें, अनुच्छेद 371 ए किस राज्य से संबंधित है? तो 371 ए का विशेष रूप से महत्व है, किसके लिए? तो नागालैंड के लिए। इसके माध्यम से नागालैंड की जो स्थानीय संस्कृति है, उसकी जो सामाजिकता है, उस अनुरूप अपनी परंपरागत प्रथा के अनुरूप वो लोग काम करें, उस तो यहाँ पर इस संदर्भ में उसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं। किसकी सलाह पर किसी राज्य के विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है? यहाँ पर विधानसभा, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा कि विधानसभा की सलाह पर संसद के पास इसको समाप्त करने की शक्ति होती है। संसद करती है लेकिन विधानसभा की सलाह पर। धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, अगला प्रश्न है, तो कहाँ? तो लोकसभा में। धन विधेयक सिर्फ लोकसभा में ही पास किए जाते हैं, जिसमें कि उस विधेयक में, उस प्रस्तावित कानून में सिर्फ लेन देन, पैसे, आर्थिक कारक उसमें जुड़े हुए होते हैं और इसकी ही बातें वहाँ पर, अर्थ की ही बातें उसमें होती है। किस संस्था के पास संविधान की व्याख्या करने का अधिकार है? तो संविधान की व्याख्या करने का अधिकार आपको सर्वोच्च न्यायालय को है। सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का रक्षक माना जाता है। संविधान की व्याख्या करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को ही है। अगला प्रश्न देखें, पंचायती राज शामिल है? तो यह राज्य सूची में शामिल है। 31 नंबर, राज्यसभा धन विधेयक कितने दिनों तक रोक सकती है? तो 14 दिन तक ही धन विधेयक को राज्यसभा रोक सकती है। हालांकि यह भी यहाँ पर जान लें कि कोई धन विधेयक होता है तो वह सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है और इसे लोकसभा में प्रस्तुत भी किया जाता है और 14 दिन तक ही राज्यसभा इसे रोककर रख सकती है। निम्नलिखित में 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी समिति राजनीति के अपराधीकरण के अध्ययन के लिए गठित की गई थी? तो इसका जवाब होगा बोहरा समिति। और प्रश्न संख्या 33, चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता कौन जारी कर सकता है? तो इसका जवाब होगा आपका चुनाव आयोग। अब जानते हैं अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग का जिक्र है और इसके माध्यम से चुनाव कराया जाता है। शून्यकाल संबंधित है, ए संसद, बी न्यायालय, सी ए और बी डी, इनमें से कोई नहीं। समझ लीजिए कि शून्यकाल संसद से संबंधित है और शून्यकाल का समय होता है 12 से 1 बजे के बीच। और वहीं यह भी जान लें कि शून्यकाल के पहले होता है प्रश्नकाल। 11 बजे से 12 बजे तक का समय संसद में प्रश्नकाल के लिए होता है और 12 बजे से 1 बजे तक संसद में शून्यकाल होता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन संख्या 35। तो इसका जवाब होगा 1993 और वर्तमान में देखा जाए तो मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं।
पंचायती राज 36 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण स्तर कौन सा है? तो इसमें ऑप्शन है जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, इनमें से सभी। तो इनमें से अगर हम देखें तो पंचायती राज व्यवस्था का सभी से संबंध है। ग्राम पंचायत भी है, पंचायत समिति भी होता है, जिला परिषद भी होता है। हम देखते हैं कि गांव स्तर पर गांव पंचायत होता है, वहीं ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद होता है। तो इनका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 37, निम्नलिखित में से किस राज्य में पंचायती राज संस्थाएं नहीं है? तो इसका उत्तर होगा मिजोरम। पंचायती राज आपका नागालैंड में भी नहीं है, मेघालय में भी नहीं है, ये भी जान लें। हालांकि यहाँ पर ऑप्शन मिजोरम है, तो इसलिए इसका आंसर होगा मिजोरम। मणिपुर, असम, अरुणाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्था है। 38 नंबर प्रश्न है, भारत में अंतिम रेल बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो इसका जवाब होगा 2016। आप ये समझ लें कि पहले रेल बजट और आम बजट दोनों अलग अलग प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन मोदी के आने के बाद, नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद इन्होंने रेल बजट को आम बजट के साथ ही मिलाकर पेश करने लगे। 39 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब होगा 10 दिसंबर। आप यह जान लें कि 10 दिसंबर 1948 को संयुक्त राष्ट्र में संघ में मानवाधिकार संबंधी घोषणा पत्र जारी किया गया था, 10 दिसंबर 1948 को, और तभी से 10 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। हालांकि ऑप्शन में जो और ऑप्शन है तो 8 मार्च, तो आप समझ लें कि 8 मार्च को महिला दिवस मनाया जाता है, 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 40, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? तो इसका जवाब होगा 1950, 25 जनवरी 1950 को। और यह भी जान लें कि 25 जनवरी को उसी दिन के लिए याद में जो है राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी अब मनाया जाता है। पहले नहीं मनाया जाता था, लेकिन इधर कुछ वर्षों से हम देख रहे हैं कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी को। और यह भी समझ लें कि प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। 41 नंबर है, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो अस्थायी सदस्य का कार्यकाल होता है 2 वर्ष। वहीं आप यह समझ लें कि इस सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य होते हैं, वो अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य कभी बदलते नहीं, वो सदा के लिए अस्थायी रूप से रहते हैं। और संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 अस्थायी सदस्य देश हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन। और वहीं 10 वो अस्थायी देश हैं जो कि प्रत्येक 2-2 वर्ष पर बदल दिए जाते हैं। निम्नलिखित में कौन संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी नहीं है? तो WTO नहीं है, वहीं WHO, यूनिसेफ, यूनेस्को इसकी एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा की बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक वर्ष में 1 बार ही होती है। और यह कब होती है? तो सितंबर माह में होती है। प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में इसकी बैठक की जाती है। 44 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो विधान परिषद नहीं है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, कर्नाटक। उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में, राजस्थान में नहीं है। इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। 45 नंबर है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, 1961 में हुआ था। 46 नंबर है, भारत की संसद में शामिल है। तो इसका जवाब हो जाएगा लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। भारत की संसद जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर बनती है, क्योंकि आप यह जान लें कि कोई भी कानून जब बनता है तो उसे लोकसभा में पास करना होता है, उसके बाद राज्यसभा में पास करना पड़ता है, उसके बाद राष्ट्रपति की मोहर लगता है, राष्ट्रपति के साइन होता है, तो उसके बाद ही कोई भी कानून बनता है। तो अगला प्रश्न देखें, 47 नंबर, किस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो आप यह समझ लें इसका उत्तर होगा 42वां संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अतिरिक्त यह जान लें कि यह मौलिक कर्तव्य 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? अगर ये बात होती है तो 1976 में जोड़ा गया। कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया? तो 51 क में जोड़ा गया। और 1976 में किसने जोड़ा? तो किसके कार्यकाल में? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में जोड़ा गया था। और मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन वर्तमान की अगर बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। और 11वां कब जुड़ा? तो 11वां 86वां संविधान संशोधन करके 2002 ईस्वी में जोड़ा गया। सभी माता पिता का यह कर्तव्य होगा कि अपने बच्चे को वह विद्यालय भेजें, उसे शिक्षा प्रदान करें।
और 48 नंबर क्वेश्चन देखें, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो इसका उत्तर होगा 2019। अगर तारीख की बात करें तो 31 अक्टूबर 2019 को लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके पूर्व की बात करें तो जम्मू कश्मीर ही था, लेकिन उसके राज्य था, उसके बाद जम्मू कश्मीर को और लद्दाख को दोनों को एक साथ अलग अलग करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। 49 नंबर देखें, शीत युद्ध के दौरान शक्ति के कितने केंद्र थे? तो आप जाहिर है शीत युद्ध के दौरान 2 ही केंद्र थे। अगर केंद्र के नाम की बात करें तो एक का नेतृत्व अमेरिका तो दूसरे का सोवियत संघ, 2 केंद्र। और 50 नंबर प्रश्न देखें तो भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्ति प्राप्त है? तो यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार केंद्र को सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त है। आप जानते हैं राज्य को भी शक्ति है, पंचायत को भी शक्ति है, लेकिन सबसे ज्यादा शक्ति केंद्र को ही शक्ति प्राप्त है। शेष आगे। प्रश्न संख्या 51 को देखें तो सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? तो इसका जवाब होगा 10। आप जानते हैं कि 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्य कभी बदलते नहीं, वो सदा के लिए रहते हैं, और अस्थायी सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में बदल जाया करते हैं। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न संख्या 52, इनमें से कौन एक गुटनिरपेक्ष आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो इसका जवाब होगा यासर अराफात। 5 नेता का नाम आता है गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाने में। सुकर्नो है, मार्शल टीटो है, पंडित नेहरू दिया गया है। इसमें से 2 और थे, मिस्र के नासिर और अफ्रीका के नक्रुमा, ये दोनों भी थे। प्रश्न संख्या 53, वैश्वीकरण का समान अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीयकरण। इसका अर्थ थोड़ा समझ लें कि पूरी दुनिया को एक गांव बना देना, गांव में तब्दील करना, छोटा रूप। अब देखते हैं आज वैश्वीकरण का परिणाम ही है कि आज यहाँ की सामान वहाँ बहुत दूरों में बिकती है और वहाँ की बातें यहाँ पल भर में लोग जान जाते हैं। तो यह वैश्वीकरण का ही प्रभाव है। प्रश्न संख्या 54, दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना इनमें से किस राज्य में हुई? तो दलित पैंथर्स नामक संगठन की स्थापना महाराष्ट्र में हुई थी। तो और आप ये जान लें ये कब हुई थी महाराष्ट्र में? तो 21 मई 1972 को हुई थी महाराष्ट्र के मुंबई में। और किसके द्वारा स्थापना की गई? तो नामदेव ढसाल एवं JB पवार थे। और इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि दलितों के प्रतिनिधित्व को आगे कैसे बढ़ाया जाए, दलितों एवं पिछड़ों में कैसे जन जागृति लाई जाए, इसी सब उद्देश्य को लेकर दलित पैंथर्स संगठन की स्थापना हुई थी नामदेव ढसाल एवं JB पवार के नेतृत्व में। कांग्रेस के युवा तुर्क के रूप में किसे जाना जाता है? प्रश्न संख्या 55 है, तो इसका जवाब होगा चंद्रशेखर। आप ये समझ लें चंद्रशेखर प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं और इन्हें युवा कांग्रेस और इन्हें युवा तुर्क के नाम से जाना जाता है। और क्यों कहा जाता है? तो साहसी थे, विशेष करके अडिग विश्वास रखते थे, कोई निर्णय लेते थे तो उस पर अडिग रहते थे। और यही कारण है कि इनका जो इरादा कहता था पत्थर से मजबूत इरादा, उसूलों के पक्के, देश हित के लिए किसी से भी टकरा जाते थे, चाहे पार्टी हो या सरकार। और इनका नाम 1983 में ये 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा भी किए थे। खैर, यहाँ पे प्रश्न संख्या 56 देखें, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी किस दल के नेता थे? तो यह समझ लें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी भारतीय जनसंघ के नेता थे। और जनसंघ का स्थापना वर्ष देखें तो 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में की गई थी। प्रश्न संख्या 57, 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का आधार क्या बनाया गया था? तो इसका आधार भाषा बनाया गया था। आप जानते हैं कि भाषा के आधार पर ही मांग उठनी शुरू हुई कि हमें अलग प्रांत बनाओ, हमारे अलग राज्य बनाओ, और भाषा के आधार पर ही अलग अलग राज्य बनाए गए थे 1956 में। आप जानते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग अबुल फजल की अध्यक्षता में गठित हुई थी और 1953 में 1956 में उन्होंने रिपोर्ट दी, 1956 में उस पर क्रियान्वयन हुआ। प्रश्न संख्या 58, भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो वर्तमान के संदर्भ में देखा जाए तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा नंबर में आप चंडीगढ़ को लीजिए, तीसरा नंबर में आप दमन और दीव और दादर और नगर हवेली ये आ जाएगा, 4 नंबर में आपका लक्षद्वीप, 5 नंबर में पुडुचेरी, 6 नंबर दिल्ली, 7 नंबर जम्मू और कश्मीर और 8 नंबर लद्दाख। और अगला प्रश्न देखें, तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो ऑप्शन के अनुसार इसका सही जवाब होगा 61 से 66, 1961 से 1966। प्रश्न संख्या 60, सर्वप्रथम किस राज्य में महिलाओं को पंचायतों में 50% आरक्षण दिया गया? तो यह कारनामा करने वाले देश में हमारे ही राज्य बिहार थे। इसका जवाब होगा बिहार। बिहार ऐसी कैसा राज्य रहा जिन्होंने महिलाओं को पंचायतों में 50% तक आरक्षण दिया, ताकि महिलाओं में जागृति आवे, महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगे, महिलाएं आगे बढ़े।
प्रश्न संख्या 61, तेलंगाना आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो यह तेलंगाना आंदोलन आंध्र प्रदेश से था। और जानते हैं आप कि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग आंदोलन के बाद अलग राज्य भी बन गया। प्रश्न संख्या 62, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? इसका उत्तर है 15। आप ये जानते होंगे कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ है? तो हेग में है, नीदरलैंड की राजधानी है हेग, वहां है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं वो कितने वर्ष के लिए होते हैं? तो वह 9 वर्ष के लिए होते हैं। प्रश्न संख्या 63, दूसरी दुनिया से आशय किन देशों से था? तो आप यह समझ लें कि दूसरी दुनिया से आशय कम्युनिस्ट देशों से था। विशेष करके जब शीत युद्ध का दौर था 1945 से लेकर 1991 तक का दौर, वहां पहली दुनिया और दूसरी दुनिया दोनों में लड़ाई की स्थिति थी, शीत युद्ध की स्थिति थी। पहली दुनिया का नेतृत्व अमेरिका कर रहे थे, दूसरी दुनिया का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहे थे, जो कि कम्युनिस्ट विचारधारा से संचालित थे। और उसके बाद तीसरी दुनिया में भारत के जैसे देश, एशिया के देश, अफ्रीका के देश, गरीब सब देश, ये सब तीसरी दुनिया के देश में आते थे, जिससे कि किसी से कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पर दूसरी दुनिया से अगर देखें तो इसका आशय कम्युनिस्ट देशों से है। प्रश्न संख्या 64, संविधान ने किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया? इसका जवाब होगा हिंदी। प्रश्न संख्या 65, नवनिर्माण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण, इसका जवाब होगा। प्रश्न संख्या 66, संयुक्त राष्ट्र संघ का व्यापार एवं विकास सम्मेलन अंकटाड की स्थापना कब हुई थी? तो इसका हुआ था 1964 में। मुख्यालय देखें तो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। प्रश्न संख्या 67, योजना आयोग के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? तो इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री। आप यह भी समझ लें कि योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन 1915 के 1 जनवरी से जब से मोदी की सरकार आई, योजना आयोग खत्म हो गया। योजना आयोग की जगह थिंक टैंक पॉलिसी वाला नीति आयोग आया है, जिसे अब नीति आयोग के नाम से हम लोग जानते हैं। प्रश्न संख्या 68, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण एशियाई देश धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है? तो पाकिस्तान। आप जानते हैं कि वह धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, वह मुस्लिम देश है। प्रश्न संख्या 69, निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण का सदस्य नहीं है? तो चीन इसका सदस्य नहीं है। दक्षिण का सदस्य भारत है, भूटान है, मालदीव है। और आप जानते हैं सार्क का स्थापना हुआ था 1985 में, काठमांडू में इसका मुख्यालय है। और प्रश्न संख्या 70 देखें, सीमांत गांधी के नाम से पुकारे जाते हैं कौन? तो खान अब्दुल गफ्फार खाना। सी इसका सही जवाब है। 71 नंबर, केंद्र में जनता पार्टी किस वर्ष सत्ता में आई? तो मोरारजी देसाई आए थे 1977 में। अब प्रश्न संख्या 72, भारत देश के विभाजन में कौन कौन से प्रांत प्रभावित हुए थे? तो आप ये समझ लें पंजाब और बंगाल। पंजाब आप जानते हैं कि पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में चला गया, पूर्वी पंजाब भारत में रह गया। उसी तरह बंगाल में आसपास बंगाल का जो पश्चिमी भाग था वो भारत में रह गया, पूर्वी भाग जो था वह आज के बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। प्रश्न संख्या 73, किसने कहा कि भारत विविधता में एकता का देश है? तो जवाहरलाल नेहरू। 74, सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? तो आंसर होगा पंजाब में 1951 में। और प्रश्न संख्या 75, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? तो अमेरिका में है। संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। और इसकी स्थापना वर्ष कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। शेष आगे। आप देख रहे हैं इंटर एग्जामिनेशन 2023 का मॉडल सेट का क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का, राजनीतिक विज्ञान का 1 से 75 तक हो चुका है। अब हम आगे 76 से देखते हैं। 76 नंबर प्रश्न है, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या होता है? तो इसका कार्यकाल बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 6 वर्ष होता है, या उनका उम्र 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो चुका हो ये उनका कार्यकाल होता है। 77 नंबर, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। 78 नंबर, भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? तो इसका जवाब होगा 1985 में दल बदल विरोध से संबंधित कानून बना था, और यह संविधान के 10वीं अनुसूची में डाला गया था। दल बदल क्या होता है? दरअसल कोई भी राजनीतिक दल हो तो उसके नेता एक अपनी पार्टी छोड़कर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, वही कहलाता है दल बदल। और एक समय ऐसा आया कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समय दूसरा पार्टी चला जाता था, इससे राजनीतिक दलों में अस्थिरता का वातावरण बना। एक नेता हुए गया सिंह या राम
तो उनमें ये नाम थोड़ा सा ये करें, सुबह किसी पार्टी में, शाम को दूसरी पार्टी में। तो उस समय ये फॉर्मूला बन गया, ये कहावत बन गया था, आया राम गया राम। तो इसी सब के कारण दल बदल विरोधी कानून बनाए गए, और इसके अनुसार अभी जो प्रावधान है, आप यदि जीते हुए प्रत्याशी हैं और अपनी सदस्यता छोड़कर दूसरे पार्टी की सदस्यता लेते हैं, तो फिर आपकी उम्मीदवारी रद्द हो जाती है। वहीं अगर किसी पार्टी का 2/3 सदस्य कोई दूसरे पार्टी में भी लेकर जाए या दूसरा पार्टी बना ले, तो फिर वह मान्य होता है। तो आप समझ सकते हैं, 2/3 सदस्य, इसका मतलब कि एक बहुमत का निर्णय हो जाता है और उसे मान्यता मिल जाती है। 79 नंबर, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? तो आंसर होगा BR अम्बेडकर। मुक्त व्यापार का क्या अर्थ है? तो इसका जवाब होगा सरकारी प्रतिबंधों से मुक्ति। सरकारी मुक्त व्यापार, सरकारी प्रतिबंध से मुक्ति, और उसी समय से कंसेप्ट आया उदारीकरण का। पूरा बाजार को उदार कर दो, बाजार को खोल दो, कोई भी देश का कोई भी व्यापारी कहीं जाके व्यापार करेगा। और 1991 के बाद आप देखते हैं कि भारत का ही बाजार खोल दिया गया, सरकारी नियंत्रण कम से कम कर दिया गया। और अगला प्रश्न देखें, भारत को परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में कब शामिल किया गया? तो 2008 में। आप जानते हैं 6 सितंबर 2008 को ऐसा हुआ था। 83, गांधीवादी समाजवाद की स्थापना करना इनमें से किस दल का प्रमुख उद्देश्य था? तो जनता पार्टी का। और अगला प्रश्न है, 1977 में भारतीय जनसंघ का विलय किस पार्टी में हुआ? तो भारतीय जनसंघ पार्टी का विलय जनता पार्टी में हुआ था। संविधान के अनुसार, अगला प्रश्न, संविधान के अनुसार पिछड़े वर्ग की पहचान का मुख्य आधार क्या है? तो पिछड़े वर्ग का पहचान का मुख्य आधार आप जानते हैं कि जाति था। जाति के समाज के आधार पर, सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उल्फा, 85 नंबर प्रश्न, उल्फा एक आतंकवादी संगठन है कहां? तो यह असम का है, आप जानते हैं। और इसकी देश की बात करें तो यह भारत का है। असम का आतंकवादी संगठन उल्फा, ULFA, द यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। 86 नंबर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? आप जानते हैं कि इसका जवाब होगा MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति क्या हुई थी? उपज को बढ़ा दिया गया, अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा, जो हो रहा सामान्य गति से हो रहा था, लेकिन जब तेजी से जनसंख्या वृद्धि हो रही थी उस समय अनाज का उत्पादन नहीं हो पा रहा था। तो MS स्वामीनाथन को इसका श्रेय जाता है कि हरित क्रांति हुई और अनाज के उत्पादन में वृद्धि हुई। आप देखते हैं कि खाद की कमी काफी अधिक हो गई थी, अकाल जैसी स्थिति हो गई थी। 1965-66 में फिर हरित क्रांति हुई। इसके जनक MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। और 87 नंबर, भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। तो इसके ऑप्शन के अनुसार धर्मनिरपेक्ष राज्य कब घोषित किया गया? तो 42वां संविधान संशोधन करके 1976 में। इंदिरा गांधी उस समय प्रधानमंत्री थी। और धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या होता है इसे समझ लें। धर्मनिरपेक्ष का राज्य होता है का मतलब हुआ कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, व्यक्ति का अपना धर्म होगा। व्यक्ति चाहे जिस किसी भी धर्म को माने या नहीं माने, राज्य उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। राज्य न तो आपको धर्म मानने की बात कहेगा कि आप इस धर्म को मानो या इस धर्म को नहीं मानो, व्यक्ति के अपने इच्छा के मुताबिक आपको जिस धर्म को अपनाना है अपनाइए, नहीं अपनाना नहीं अपनाइए। और राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, या कोई भी धर्म को नहीं मानेगा, यह सभी धर्मों के प्रति समान रूप से भाव रखेगा। प्रश्न संख्या 88, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना किस राज्य में हुई? तो यह पंजाब में हुई थी। कब हुई थी? तो 1987 में हुई थी। अगला प्रश्न देखें, तारी विरोधी आंदोलन भारत के किस राज्य का आंदोलन था? तो यह आंध्र प्रदेश में तारी विरोधी आंदोलन चला था। और अब यह जान लें कि इसमें महिलाओं की भूमिका अग्रणी थी, महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया था। प्रश्न संख्या 90, 1951 में कांग्रेस से अलग होकर आचार्य कृपलानी ने किस पार्टी का स्थापना किया था? तो
इसका जवाब होगा किसान मजदूर प्रजा पार्टी। और यही बाद में चलकर प्रजा समाजवादी पार्टी बनी थी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बनी थी। दरअसल कहानी यह था कि आचार्य कृपलानी गांधीवादी थे, गांधी के अनुयायी थे, गांधी को मानते थे। नेहरू से कई बार इनका मतभेद भी हुआ। नेहरू गांधीवादी नीति को पूर्णतः नहीं अपनाते थे, नहीं मानते थे, लेकिन वही आचार्य कृपलानी गांधीवादी नीति मनवाने पर जोर दिया करते थे। हालांकि 1950 में जो घटना घटी, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना था और आचार्य कृपलानी उसके अध्यक्ष पद के लिए दावेदार थे। वहीं इसके विरोध में पुरुषोत्तम दास टंडन थे। नेहरू आचार्य कृपलानी का समर्थन कर रहे थे, पुरुषोत्तम दास टंडन का समर्थन वल्लभ भाई पटेल कर रहे थे। दोनों का धड़ा अलग अलग था, पटेल का और नेहरू का। पटेल समर्थन कर रहे थे पुरुषोत्तम दास टंडन का, नेहरू समर्थन कर रहे थे आचार्य कृपलानी का। और आचार्य कृपलानी पराजित हो गए, पुरुषोत्तम दास टंडन जीत गए। 1950 की कहानी है। और ये उस हार से विचलित हो गए। विरोध स्वरूप इन्होंने 1951 में अपने अनुयायी या अपने समर्थकों के साथ किसान मजदूर प्रजा पार्टी बनाई थी और वही पार्टी बाद में चलकर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी बन जाती है। अगला प्रश्न 91 नंबर हम देखें तो निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था नहीं है? तो नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है, संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। आप यहाँ पर यह समझ लें कि संवैधानिक संस्था क्या होता है, गैर संवैधानिक संस्था क्या होती है। तो संवैधानिक संस्था उसे कहते हैं जिसे कि संविधान में स्थान दिया गया है, किसी अनुच्छेद में उसे स्थान दिया गया होगा। संघ लोक सेवा आयोग है जिसे 312 में स्थान दिया गया है, वित्त आयोग 280 में, चुनाव आयोग अनुच्छेद 324 में। वही नीति आयोग का जिक्र संविधान के किसी अनुच्छेद में नहीं है, बल्कि यह कार्यपालिका का एक आदेश के मात्र से एक संस्था का बना ली गई सलाहकारी रूप में। वो योजना आयोग का नाम सुने होंगे आप, 15 मार्च 1950 को उसका गठन कर दिया गया था और एक तरह से एक सलाहकारी संस्था के रूप में एक आदेश, उसी को एक तरह से हम कहें कि उसी का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। और 1 जनवरी 1915 से नीति आयोग हम लोग के यहाँ है और यह संवैधानिक संस्था नहीं है, यह एक गैर संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग संवैधानिक संस्था नहीं है। 92 नंबर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? इसका जवाब है उपयुक्त सभी। इसमें ए नंबर है नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकार की रक्षा का प्रयास, उपनिवेश का विरोध। हमारी विदेश नीति में हमेशा यह प्रयास किया जाता रहा है कि हम न तो मेरे साथ भेदभाव, न कि दुनिया में किसी भी देश के साथ भेदभाव नहीं हो, नस्ल के आधार पर भेदभाव नहीं हो, उपनिवेश के आधार पर भेदभाव नहीं हो, मानवाधिकार, दुनिया के हर एक लोगों के मानवाधिकार की रक्षा हो। तो भारत हमेशा इस दिशा में प्रयासरत रहा है। 93 नंबर, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? इसका जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उसमें विदेश नीति को एक नया आयाम देना था, नया मोड़ देना था और नेहरू ने इसका सफलतापूर्वक संचालन किया। जस्टिस पार्टी किस राज्य से संबंधित पार्टी थी? तो यह जस्टिस पार्टी मद्रास से, मद्रास राज्य था। और 95 नंबर, 1974 के बिहार आंदोलन को किस नाम से जाना जाता है? तो आप जानते हैं कि छात्र आंदोलन हुआ था, उसी को गुजरात से यह छात्र आंदोलन शुरू हुआ था और पूरे भारत को यह अपने कवर में ले लिया आंदोलन। छात्र आंदोलन आप सुने होंगे, क्यों हुआ था थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लें। LD लाला भाई दादा भाई कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज थे, गुजरात में था। वहां इंजीनियरिंग कॉलेज में मेस के कीमत में 20% की वृद्धि कर दी गई थी। छात्रों ने उसका विरोध किया। छात्रों ने जब विरोध किया तो टकराव बढ़ी, यूनिवर्सिटी स्तर पर चला गया। यूनिवर्सिटी स्तर पर जब आंदोलन होने लगे तो उसमें भारी संख्या में जो है छात्रों ने अपनी भागीदारी दी और उसके साथ साथ वहां पर यह हुआ कि छात्रों के समर्थन में वकीलों ने भी समर्थन किया। टकराव बढ़ी, विरोध बढ़ रहा था और व्यापक होते 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 क्या हुआ, पूरे गुजरात में इसकी लहर पड़ गई, चलती पड़ गई। और उस विरोध में, छात्र आंदोलन में जब विरोध होने लगा तो पुलिस को लाठियां चलानी पड़ी। लाठियां चलाने पर कई लोग मारे भी गए, हताहत भी हुए, घायल भी हुए। इसमें विरोध और बढ़ता चला गया। वहीं कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे उस समय गुजरात में, चीमन भाई पटेल गुजरात में उस समय मुख्यमंत्री थे
और स्थिति यह थी कि इंदिरा गांधी इस केंद्र में थी, इंदिरा गांधी से उसकी पटती नहीं थी, वो मुखर थे, कोई बात इंदिरा गांधी को भी बोल देते थे और इंदिरा गांधी के सामने सबको हिम्मत नहीं होती थी कि सब कोई उसका विरोध कर सके। चिमन भाई पटेल की जो वो आंदोलन पूरे गुजरात राज्य में फैलने लगा था। चिमन भाई पटेल से इंदिरा गांधी ने इस्तीफा मांग लिया और स्थिति बिगड़ गई और गुजरात के साथ साथ बिहार में भी इसकी लहर आई। आप जानते हैं कि बिहार में जयप्रकाश नारायण ने उसी दौरान उसमें अपनी भागीदारी निभाई, संपूर्ण आंदोलन का नारा दिया। 96 नंबर है, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक कौन थे? तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के संस्थापक थे सी अन्नादुरई। 97 नंबर, क्षेत्रीय असंतुलन के फलस्वरूप किस राज्य का गठन हुआ था? तो इसका जवाब होगा नागालैंड और मिजोरम, दोनों का गठन किया गया था कि नॉर्थ ईस्ट के राज्य शांति से रहे। नर्मदा घाटी परियोजना 98 नंबर, नर्मदा घाटी परियोजना से प्रभावित होने वाले राज्य कौन से? तो आप ये समझ लें, नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है ये 3 राज्यों में है, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। दुनिया की सबसे बड़ी परियोजना में से ये एक है और इसमें होना यह है कि नर्मदा नदी पर कुछ बांध बनाए जाने हैं और सहायक बांध बनाए जाने वाले हैं। नर्मदा नदी कहाँ है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में है, गुजरात में और महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी कहां से निकलती है? तो नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलकर अरब सागर में यह मिल जाती है। यह समझ लें कि यह 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश से, गुजरात से और महाराष्ट्र से, और इसकी कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है और जिसमें कि 1077 किलोमीटर तो यह मध्य प्रदेश में ही है और बाकी गुजरात और महाराष्ट्र में है। नर्मदा नदी में सहायक और उसकी जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उसमें 30 बड़े बांध बनने की बात हो रही है, 3000 छोटे बांध और कई और छोटे छोटे बांध बनाने की बात उस पर हो रही है। और 99 नंबर प्रश्न देखें, भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी? तो यह 1991 में हुई थी। आप जानते हैं कि उस समय वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह और प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव 1991 में। और इस आर्थिक नीति के माध्यम से अपना बाजार, भारत का बाजार पूरी दुनिया के लिए खोल दिया गया और विदेशी निवेश बढ़ा। सरकार का जो उद्योग पर, कल कारखाने पर नियंत्रण था, इसे कम कर दिया गया और 1991 के बाद से निजीकरण को बढ़ावा मिला। प्रश्न संख्या 100, मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष बीपी मंडल थे, बीपी मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, और ये बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं।